नमस्कार। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने भारत के पड़ोसी देश, उसकी सीमा रेखा, तट रेखा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत का विश्व में क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां भारत आज लोकेटेड है वहां से उसको क्या फायदा मिलता है उसकी अपनी लोकेशन का। तो इन कुछ चीजों पर आज हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम विश्व लेवल पर भारत को देखते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। उसके कई सारे कारण हैं जिस पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार भारत को देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम दक्षिणी एशिया में देखें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और एक प्रमुख देश भी है। चाहे राजनीतिक दृष्टि से बात करें या क्षेत्रफल के हिसाब से या आर्थिक दृष्टि से भी बात करें, दक्षिणी एशिया में ये सबसे प्रमुख देश बनता है। विश्व के लगभग 2.42% भाग भारत के पास में है, जो टोटल लैंड पोर्शन है उसका। दूसरा, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और ये अधिकांश जनसंख्या यूथ है, मतलब यंग जनरेशन है सारी, ये यंग पॉपुलेशन है सारी, जो वर्तमान में दुनिया के हर हर क्षेत्र में छाई हुई है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से और यंग पॉपुलेशन होने की वजह से भारत का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं एक अच्छा भविष्य हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत के पास मानवीय संसाधन भी मौजूद है और भारत के पास में प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद है। अगर हम ऐतिहासिक महत्व पर जाएं तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि हमें विश्व गुरु कहा जाता था, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व गुरु इसलिए कहते थे कि उस प्राचीन समय में जब बाकी दुनिया में कोई भी देश विकसित नहीं था, उसकी सभ्यता और संस्कृति विकसित नहीं थी, तब हमारा जो साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान था वो बहुत ऊंचे दर्जे का था। जिसमें हम अगर बात करें तो वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इन सब चीजों पर अगर हम नजर डालें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम विश्वगुरु हैं। और सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो पूरे देश में बिल्कुल समृद्ध है, पूरा देश उन चीजों को लेकर। तो चाहे हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, चाहे हम जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, हम दुनिया के एक मेजर कंट्री में सम्मिलित होते हैं। अ, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है और इस पूरे कंसेप्ट को हमने समझा था कि एक पर्वत के माध्यम से ये शेष एशिया से अलग हो जाता है। यहाँ सुलेमान पर्वत है, हिंदू कुश, हिमालय, अराकान युमा, तो इससे शेष एशिया से वो अलग हो जाता है। तो एक उपमहाद्वीपीय स्थिति भारत की बन जाती है, क्योंकि इसके आसपास के जो छोटे दूसरे पड़ोसी देश वो छोटे छोटे देश हैं भारत की तुलना में। अगर हम देखें तो उनका एरिया कम है। और दूसरी चीज, आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो उतने उतने सशक्त नहीं है जितना कि भारत है। तो ऐसे में जो भारत के अंदर चीजें बनती है, जो मार्केट है उसका, वो पड़ोसी देश ही बन जाते हैं। वहीं जाके हमारी सारी चीजें बिक जाती हैं। तो ऐसे में हमारे लिए एक बहुत अच्छा मार्केट मिल जाता है पड़ोसी देशों के रूप में। तो इस हिसाब से भी भारत को इसकी अवस्थिति का फायदा मिलता है कि इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो भारत जितने विकसित नहीं है। अब हम विश्व में इसके महत्व को एक और बात से समझे तो वो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों में भारत विश्व का बहुत ही समृद्ध देश है। आप मिट्टी को लीजिए, आप उच्चावच को लीजिए, खनिज, नदियां, उसमें पानी, वनस्पति, वन्य जीव, पशुधन, भारत की जलवायु, दुनिया में जितने टाइप की जलवायु है सारी भारत में मिलती है। भारत की तटरेखा, मुख्य तटरेखा ही 6100 किलोमीटर लंबी है। तो वो जो तट रेखा है तो बंदरगाह वगैरह उसकी फैसिलिटीज मिल जाती है हमको। पशुधन, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में पशुधन है। नदियों का जो पानी सघन जाल है भारत के अंदर नदियों का। मिट्टी बहुत ही उपजाऊ, अधिकांश मिट्टी भारत की उपजाऊ है। तो इस तरह से अगर हम देखें, भारत का 43% हिस्सा लगभग मैदानी है। और चावच की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। अब इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमारे पास मानवीय संसाधन भी है। अब ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो वो देश जरूर तरक्की करता है।
अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हो लेकिन यूज करने के लिए जनसंख्या नहीं हो तो वही बात है। अगर हमारे पास जनसंख्या हो और संसाधन नहीं हो तब भी वही बात है। लेकिन जब संसाधन भी हो और जब जनसंख्या भी हो तो फिर दोनों मिलकर विकास के रास्ते को आगे की तरफ ले जाते हैं, और भारत में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इन सारे टॉपिक्स पर हम अलग से एक एक बिंदु को लेकर हम उन पर बात करेंगे, आगे वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर भी। इनकी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे अगले जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी है, मानवीय संसाधन भी है, तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अभी भारत विश्व में तेजी से उभरता हुआ विकासशील देश है और विश्व का प्रमुख विकासशील देश है, और ये तेजी से विकास कर रहा है। चाहे संसाधन, ह्यूमन संसाधन, टेक्नोलॉजी, किसी की भी शिक्षा, सब बहुत तेजी से इसका विकास कर रहा है। तो कहीं न कहीं दुनिया भविष्य में भारत की तरफ देख रही है, भविष्य को लेके, कि ये एक ऐसा देश बनेगा जो दुनिया को लीड कर सकता है। अब हम भारत के दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है, और उसके शीर्ष पर ये पूरा देश स्थित है। और अगर हम इस पूर्वी गोलार्ध में देखें, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ये जो पूर्वी गोलार्ध है उसके बिल्कुल सेंटर में भारत पड़ता है, बिल्कुल केंद्रीय स्थिति है इसकी। तो उसका फायदा भी इसको, भारत को मिलता है। अब जैसे हम देखें, कोलकाता से अमेरिका का पश्चिमी तट उतना ही दूर है जितना मुंबई से पूर्वी तट है। आप इस कोलकाता से यूं निकलकर अमेरिका की तरफ जाओगे तो वो उतनी ही डिस्टेंस है जितनी कि आप मुंबई से निकलकर अमेरिका के पूर्वी तट पर जाओगे। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया के बिल्कुल सेंटर में बन जाते हैं, और केंद्रीय जो चीज होती है उसका अपना ही एक अलग महत्व होता है। दूसरी चीज, स्वेज नहर, यहाँ पर स्वेज नहर बनाई गई है ये, ठीक है। तो स्वेज नहर बन जाने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। अब स्वेज, प्रशांत और अटलांटिक महासागर में जितने भी समुद्री जहाज चलते हैं वो, और उनके जो मार्ग है वो सारे भारत आके मिलते हैं, तो इसका व्यापारिक लाभ भारत को मिलता है। अब हम यहाँ देखें, यहाँ स्वेज नहर है, मैं कभी इस पर भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आगे। यहाँ पर आप देखिए, ये जो नहर बनाई गई है उससे क्या होता है, अमेरिका वगैरह के, यूरोप के ये जो जहाज है जिनको इधर जाना होता है तो वो सारे यहाँ भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ भारत में कोचीन बंदरगाह, उस कोचीन बंदरगाह पे रुक कर ही आगे की तरफ चलते हैं। इन इधर से जो जहाज जिनको इधर जाना है वो भी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ भारत आएंगे, वो कोचीन बंदरगाह फिर वहां। तो ऐसे में कोचीन बंदरगाह एक प्रमुख इंटरनेशनल बंदरगाह बन गया वर्तमान के अंदर, जो इन सारे जहाजों को सुविधा मुहैया कराता है, और फिर ये जहाज आगे की तरफ ऐसे निकल जाते हैं। तो एक सेंट्रल स्थिति में भारत पहुंच गया है इस नहर के बनने के बाद। ये देखिए, मैं यही चीज आपको पिछले स्लाइड में समझा रहा था। ये जहाज कहाँ कहाँ जहाज ज्यादा चलते हैं आप देखिए, तो ये जो जहाज है वो यहाँ से इस तरह से ऐसे चलते हैं। तो ये यहाँ से निकलकर जितने भी जहाज इधर जाएंगे या इधर से निकलकर इधर जाएंगे वो सारे यहाँ भारत से होके ही निकलते हैं। इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड जो होता है, शिपिंग जो, उस रूट में भारत की जो लोकेशन है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन इसकी बनती है। इसी तरह से अगर हम वायु मार्ग की भी बात करेंगे तो कई अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग जो है वो भारत से होकर गुजरते हैं। अब देखिए, इस तरफ के कोई भी वायुयान को अगर इधर कहीं जाना है तो बीच में भारत को एक बार स्टॉपेज जरूर बनाएगा। अब देखिए, चाइना भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन इस तटरेखा पर यहाँ बसी हुई है, इस क्षेत्र में। इधर ये जो क्षेत्र है वो मरुस्थल है, पर्वत है, पठार है, ठंडे मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। तो एक एक निर्जन सा क्षेत्र है, तो यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इस वजह से इंडिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। तो इधर के सारे हवाई जहाज एक बार इंडिया में स्टॉपेज बनाएंगे, फिर इधर जाएंगे। इधर के सारे जो वायुयान है वो इंडिया में एक बार स्टॉपेज बनाएंगे, फिर इधर जाएंगे। तो हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग में भी इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं वो कहीं न कहीं भारतीय आकाश का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारत के लिए एक लाभदायक सिचुएशन बनती है, स्थिति बनती है। इसी तरह से आप देखिए, कर्क रेखा, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी। कर्क रेखा से हम भारत को दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। अब देखिए, उत्तरी भारत में क्या होगा, 6 महीने गर्मी पड़ेगी, 6 महीने सर्दी पड़ेगी, और दक्षिणी भारत में साल भर गर्मी पड़ती है। तो उसका फायदा क्या मिलता है भारत को, कि भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध में पैदा होने वाली फसलें पैदा की जा सकती है। मतलब ठंड में पैदा होने वाली फसलें भी हो जाएगी, गर्मी में पैदा होने वाली फसलें भी हो जाएगी। कुछ देशों के पास ये सुविधा नहीं है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, वो उष्ण कटिबंध में पैदा होने वाली फसलें वो नहीं उगा सकता। मतलब वो कपास अपने देश में नहीं उगा सकता, वो गन्ना अपने देश में नहीं, चावल अपने देश में नहीं उगा सकता, क्योंकि उसकी जलवायु, पूरे देश की जलवायु गर्म है, ठंडी है। तो गर्म जलवायु वाले वहां नहीं उग सकते।
इसी तरह से अगर गर्म जलवायु वाला देश हो तो वो ठंडी जलवायु वाला फसल नहीं उगा सकता है। लेकिन भारत के नॉर्थ में सर्दियों वाली फसलें भी, शीतोष्ण कटिबंध वाली फसलें भी हो जाती है, और दक्षिण में तो खैर उष्ण कटिबंध वाली फसलें होती ही हैं। तो ये इसका फायदा मिलता है इसको। अगली जो बात है कि ये जो तट रेखा है वो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में स्थित है। ये सारा क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसके तट रेखा जो है वो वर्ष भर खुली रहती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जैसे रूस की बात करें हम, या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क और ऐसे देशों की बात, सर्दियों में इनको जहाज चलाने में दिक्कत होती है। कई सारे तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो अधिक ठंड के कारण यहाँ सिकुड़ हो जाते हैं, जम जाते हैं, बर्फ जम जाती है वहां पे, तो जहाजों का चलना बहुत मुश्किल है। खैर बर्फ नहीं भी जमे और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पानी में तैर रहे होंगे तब भी जहाज चलाने में मुश्किल होती है। लेकिन भारत के साथ में ये कोई समस्या नहीं है। भारत की इस जलवायु की वजह से ये पूरा क्षेत्र वर्ष भर गर्म रहता है और खुला रहता है। तो इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए भारत को ये बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है कि इसके सारे बंदरगाह वर्ष भर खुले हुए हैं। अब हम कुछ पर्वतों की स्थिति को देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख पर्वत हैं उनकी जो लोकेशन है उसका भारत को क्या फायदा मिलता है। तो भारत की जो पर्वतीय स्थिति है उसका इसकी जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है और उसकी आर्थिक महत्व भी है। जैसे हिमालय को लेकर हम देखते हैं, आप जानते हैं कि हिमालय यहाँ इस तरह से फैला हुआ है। इसका विस्तार से अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए हिमालय है और आपने पढ़ा होगा कि ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं हो तो ये साइबेरिया से आने वाली जो सर्दियों में ठंडी हवा है वो पूरे भारत में आके यहाँ जमा देगी, बर्फ जम जाएगी यहाँ पे। लेकिन हिमालय उसको रोक लेता है, तो भारत की जलवायु अच्छी बनी रहती है। दूसरा, ये जो हिमालय है उसी वजह से ये जो मानसूनी पवनें ऐसे चलती है उनको वो यहाँ रोक लेता है और फिर भारत में बारिश करवाता है। अगर ये पर्वत नहीं होता तो ये सारी हवाएं सीधी निकल जाती है आगे और भारत में बारिश बहुत कम होती। तो इस तरह से हिमालय बारिश करवाने में भी सहायक है, ठंड को रोकने में भी हमारी काफी मदद करता है। दूसरी चीज यह है कि भारत में जो इस हिमालय का जो महत्व है, उत्तरी भारत में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जिनका हम नदियों वाली टॉपिक में और डिटेल में बात करेंगे, तो ये सारी जो नदियां हैं उन सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो ये हिमालय है। और हिमालय के ऊपरी हिस्से पे बर्फ जमी हुई है, तो सारी बर्फ पिघल पिघल कर साल भर उत्तरी भारत की नदियां बहती रहती है। तो ये भी हिमालय का बेनिफिट है यहाँ पे। इसी तरह से हम अगर आर्थिक महत्व देखें तो भारत के जो प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो सारे यहीं पर हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। अगर हम जम्मू कश्मीर में केसर और एप्पल की खेती की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा नाम है ये। कई सारे फल और भी पैदा होते हैं। इधर हम देखें असम की तरफ तो चाय की खेती भी यहाँ पर की जाती है, जो भारत की प्रमुख फसल है एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर। तो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये पर्वत। इसी तरह से एक पर्वत आप यहाँ देखिए, वेस्टर्न घाट, ये भी मानसून को रोक के घनघोर बारिश करवाता है यहाँ पे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का यहाँ बहुत विकास हुआ है, खनिजों की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भारत के जो पर्वत हैं, और ये सारे अरावली भी खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है। ये सारे जो बीच मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं उसका भी अपना एक महत्व है। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे अगले टॉपिक्स में बात करेंगे। लेकिन हम अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति भारत की है और इन सब चीजों का भारत को बहुत फायदा मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। तो ये हम भारत का वर्ल्ड लेवल पर एक सामान्य महत्व था उसका जो हमने समझा। अब मैं आपको कुछ जो समझा है उसके आधार पर कुछ सवाल आपसे करूंगा। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि भारत को इतिहास में विश्व गुरु या सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दूसरा सवाल है, भारत में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। अगला, हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल है, क्या भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें पैदा की जा सकती है और क्यों। किस नहर के बनने के बाद कोचीन बंदरगाह का महत्व बढ़ गया है। तो आप इन सवालों का जवाब दीजिए और अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपने इन सवालों के सही आंसर नहीं दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, फिर से इन सवालों का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो देखते रहिएगा। अपने आसपास पानी और जो पेड़ हैं उनको बचाइए, हमारे पृथ्वी को बचाइए।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।